नमस्कार साथियों। महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सबको कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हाँ, ये मामला किसी नीति या योजना का नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स से जुड़ा है जिस पर दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दामनिया ने वो पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है जिससे महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं की नींद उड़ गई है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। क्या सच में मुख्यमंत्री और बड़े मंत्रियों का कनेक्शन एक ढोंगी बाबा से था? आइए विस्तार से जानते हैं। दरअसल बात शुरू होती है अंजलि दामनिया के उस सनसनीखेज दावे से जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे का नाम लिया। दामनिया का आरोप है कि मुख्यमंत्री रहते शिंदे और दुष्कर्मी के आरोपी जो हैं, जिस ढोंगी बाबा के बारे में कहा जा रहा है जिसका नाम है अशोक खैरात, उनके बीच में एक दो बार नहीं बल्कि 17 बार फोन पर बातचीत हुई थी। दामनिया ने एक मीडिया से बात करते हुए अपना इंटरव्यू में दावा किया है कि उनके पास इन बातचीत के जो कॉल डिटेल हैं, यानी जो रिकॉर्ड होता है सीडीआर, वो मौजूद हैं। अपने आप में ये बेहद सनसनीखेज खुलासा है जिसको लेकर अंजलि दामनिया ने जिस तरह से इस बात को सामने रखा है, वो कहते हैं कि ये सीडीआर उन्हें व्हाट्सएप पर एक अज्ञात नंबर से मिला था। जी हाँ, अंजलि ये बात बताते हैं कि उनको ये जो नंबर मिला था, ये सीडीआर जो मिला है, ये जो अज्ञात नंबर था उसके जरिए उनको मिला। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि ये बातचीत कब हुई, लेकिन उन्होंने एक चौंकाने वाला डेटा जरूर सामने साझा किया है। उनके अनुसार शिंदे और खैरात के बीच में सबसे लंबी बातचीत 21 मिनट तक हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति से इतनी लंबी बात क्यों कर रहा था जिस पर 8 एफआईआर दर्ज हैं। जी हाँ, सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि इस लिस्ट में एनसीपी की कद्दावर नेता और राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रूपाली का नाम सबसे ऊपर है। दामनिया का दावा है कि खैरात ने अपनी पत्नी के बाद सबसे ज्यादा बातचीत रूपाली से ही की थी। अगर रिकॉर्ड्स की देखें या रिकॉर्ड्स की माने तो पता चलता है कि इनके बीच में कुल 177 बार यानी 177 बार फोन पर बातचीत हुई थी, जिसकी कुल अवधि 33,727 सेकंड थी। आपको बता दें कि इस विवाद के चलते रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसने इन आरोपों को और भी ज्यादा हवा दे दी है। जी हाँ, पहले कुछ अलग माहौल बन रहा था, लेकिन जब से रूपाली ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, इस मामले में अलग खुलासे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब आपको बता दें कि जो लिस्ट है वो यही खत्म नहीं होती। अंजलि ने बीजेपी के दिग्गज नेता चंद्रकांत पाटिल और एनसीपी के सुनील तटकरे पर भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनके मुताबिक इन दोनों नेताओं और आरोपी बाबा के बीच में 8 बार बातचीत हुई। यहां तक कि बीजेपी के मंत्री आशीष शेलार का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जिनसे खैरात की एक जो है बात होने का दावा किया गया है। अब बात करते हैं बचाव की। जी हाँ, जब ये आरोप सार्वजनिक हुए तो शिंदे गुट के मंत्री उदय सामंत ने बचाव में मोर्चा संभाला। उन्होंने दो टूक कहा कि किसी व्यक्ति को फोन करना या बात करना कोई अपराध नहीं है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने यही रुख अपनाया। उनका कहना है कि भाई, आपराधिक जिम्मेदारी तब तक तय नहीं की जा सकती जब तक किसी अपराध से सीधी संलिप्तता साबित ना हो जाए। लेकिन जनता के मन में सवाल है कि क्या नैतिकता पर के आधार पर ये बातचीत सही थी? बिल्कुल, अपने आप में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नैतिक तौर पर ये बातचीत होना लाजमी था या ये बातचीत होनी चाहिए थी। अब जरा उस शख्स के बारे में बात कर लेते हैं जिससे लेकर सारा बवाल मचा हुआ है। जी हाँ, अशोक खैरात को इसी साल मार्च में गिरफ्तार किया गया। उन पर महिला के आरोप लगाया था, एक महिला ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि खैरात ने पिछले 3 साल से उनके साथ कई बार दुष्कर्म किया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परतें खुलती गई और अब तक खैरात के खिलाफ
कुल 8 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एक ऐसे अपराधी के साथ नेताओं का संपर्क में आना अपने आप में कानून व्यवस्था, राजनीतिक शुचिता को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े करता है। अंजलि के इन दावों ने महाराष्ट्र की राजनीति में आग सी लगा दी है। एक तरफ दामनिया का कड़ा रुख है तो दूसरी तरफ नेताओं का ये तर्क की बात करना गुनाह थोड़ी है, लेकिन जब बात एक अपराधी की हो तो जनता जवाब मांगती है। क्या इन कॉल रिकॉर्ड्स की निष्पक्ष जांच होगी? क्या ये बातचीत सिर्फ शिष्टाचार थी या इसके पीछे भी कोई बड़ा राजनीतिक संरक्षण छिपा था? अब ये बात कहीं ना कहीं उठकर सामने आने लग गई है। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है, अब इस मामले को लेकर महाराष्ट्र में खूब चर्चाएं चल रही हैं, खूब बातचीत हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि क्या अशोक खरात को सरकार का संरक्षण था? अगर ऐसा नहीं था तो फिर सत्ता पक्ष के लोगों पर इतने गंभीर आरोप लगने के कारण क्या है? जरा सोचिए कि अगर सरकार में बैठे मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के ऊपर ही संरक्षण के आरोप लगेंगे तो ऐसे ढोंगी लोग जो हैं, जो वाकई में शर्मसार करने वाले हैं, समाज को झकझोरने वाले हैं, ऐसे लोगों का हौसला अफजाई नहीं होगा तो क्या होगा? और जब नेताओं से पूछा जाता है कि भाई आखिर आपके संबंध क्या थे, आपने किस बारे में बातचीत की, तो फिर ये जवाब आता है कि बातचीत करना कोई गुनाह थोड़ी है, कोई बुरा काम थोड़ी है, बातचीत हम कर सकते हैं, बातचीत में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में कई तरह के सवाल, कई तरह की बातें अब इस पूरे मसले के ऊपर उठती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि अभी तो इक्का दुक्का नाम निकलकर सामने आए हैं, लेकिन अब इस हमाम में कौन कौन है, कौन कौन शामिल है, किस किस की संलिप्तता है और अशोक खरात के साथ में किस किस के ताल्लुकात थे और क्या वाकई में उसको राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला हुआ था? अकूत जो है संपत्ति उसने अर्जित कर ली थी, तमाम धन दौलत उसने बना ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर उसके ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कसा गया? और जब अब खुलकर कुछ बातें सामने आती हैं तो पता चलता है कि जो नेता हैं वो एक तरीके से अशोक खैरात को बचाने में लग गए हैं। अशोक खैरात के पक्ष में कहीं ना कहीं खड़े इसलिए होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई हमने तो बात की थी, हमने तो सिर्फ उनसे चर्चा की थी, और चर्चा करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम भी गुनाहगार हैं, लेकिन आखिर 21-21 मिनट तक वो चर्चाएं क्या हो रही थी इसके बारे में भी नेताओं को बताना चाहिए। और जो कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है, अब जब खुलेगी उसमें क्या क्या बातचीत हुई है, जब वो रिकॉर्ड सामने आएगा तो भी इन नेताओं की हालत खराब हो सकती है। और साथ में मुख्यमंत्री रहते शिंदे के साथ में उस वक्त क्या क्या बातें हो रही थी, इसको लेकर भी लगातार लोग अब संदेह की निगाहों से देख रहे हैं कि क्या अशोक खरात जैसे जो अंधविश्वास फैलाने वाले हैं, जो ढोंगी हैं, उनके साथ में भी क्या सरकार कहीं ना कहीं उनका संरक्षण देने के लिए खड़ी थी? अपने आप में बड़ा सवाल यहाँ पर ये बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि अशोक खरात जैसे लोग अपने ढोंग के जरिए, अंधविश्वास के जरिए लोगों में एक निराशा जरूर पैदा करते हैं, क्योंकि समाज का एक तबका जो इनके ऊपर बिलीव करता है, भरोसा करता है, लेकिन जब इनकी सच्चाई खुलकर सामने आती है तो हर कोई अपने आप को शर्मसार महसूस करता है, अपने आपको शर्मिंदा महसूस करता है कि इसी समाज में भगवान का नाम लेकर, ईश्वर का नाम लेकर ये जो लोग हैं अपनी हदें पार करते हुए नजर आते हैं, अपने आप को बिल्कुल निम्नतम स्तर पर लेके जाते हैं। तो आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या नेताओं को ऐसे संदिग्ध लोगों के संपर्क में रहना चाहिए जो न सिर्फ अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं बल्कि महिलाओं को अपने झांसे में फंसाकर उनकी इज्जत को तार तार करने से भी नहीं चूकते? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और खबरों से जुड़े रहने के लिए लगातार हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे अहम मुद्दों पर जानकारी आपके साथ में साझा करते हैं। फिलहाल के कार्यक्रम में इतना ही। आप लगातार बने रहें और लगातार हमारा जो अपने कमेंटों के जरिए हौसला अफजाई करते रहें कि हम ऐसे मुद्दों को लेकर आपके सामने आते रहें। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।